हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ बराई गाज़ा, द ग्रीक नेम फॉर बैरूच। मतलब ये स्टोरी है, बराई गाज़ा की स्टोरी है, एक जगह का नाम है जिसको ग्रीक लैंग्वेज में बैरूच बोलते हैं। द गल्फ इज़ अ वेरी नैरो एट अ बराई गाज़ा। मतलब गल्फ मतलब घाटी। बराई गाज़ा में जो घाटियाँ हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत ही सिकुड़ी हुई हैं, मतलब पतली पतली हैं। एंड वेरी हार्ड टू इनविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि जो समुद्र से जो भी जहाज़ वगैरह आते हैं वो वहाँ से गुजर जाए। ठीक है ना। शिपिंग हैड टू बी स्ट्रीट इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग। जो शिप वो चलाते यहाँ इस जगह पर शिप जहाज़ वगैरह वो लोग चलाते थे जो कि लोकल फिशरमैन थे, जिसे राजा ने जो है काम पर लगाया हुआ था जहाज़ चलाने के लिए। और वो उन्हें जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था और बहुत स्किलफुल थे वो उन जहाज़ों को चलाने के लिए उन छोटी छोटी घाटियों में। ठीक है। द imports into a Barai Gaza were wine, copper, tin, lead, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। तो जो है इम्पोर्ट किया जाता था बराई गाज़ा में, जो है इम्पोर्ट मीन्स जो है बाहर से चीज़ें लाई जाती थी। वो कौन कौन सी थी जो बाहर से लेकर आते थे, जैसे वाइन लेकर आते थे, कॉपर लेकर आते थे, टिन वगैरह लेकर आते थे, और ये गोल्ड, क्लोथ, ये सिल्वर कॉइन्स, ये सब जो है बराई गाज़ा में बाहर से इम्पोर्ट किया जाता था। मतलब बाहर से वो लेकर आया करते थे दूसरे दूसरे देशों से। एक्सपोर्ट का मतलब अपने देश से चीज़ों को बाहर सप्लाई करना, बाहर बेचना। ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट फ्रॉम द टाउन इंक्लूडिंग प्लांट फ्रॉम द हिमालयाज, इवोरी, अगेट, कार्लिनन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बराई गाज़ा में जो है बराई गाज़ा से बाहर जो है एक्सपोर्ट की जाती थी। जैसे परफ्यूम हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया। ठीक है ना। हिमालय से बहुत सारे प्लांट वगैरह हो गए जो वहाँ पर नहीं होते होंगे। तो ये सारे जो है एक्सपोर्ट किया जाता था बराई गाज़ा से। स्पेशल गिफ्ट वर ब्रॉड बाय द मर्चेंट बाय द किंग फॉर द किंग। मतलब जो मर्चेंट जो व्यापारी आते थे जहाज़ों से और शिप से, नाव से, और जो है घोड़े वगैरह पे, ऊँट वगैरह पे जो भी लोग आते थे, तो व्यापारी जो आते थे दूसरे देश से, वो राजा के लिए जो है बहुत ही स्पेशल गिफ्ट वगैरह लाते थे। समथिंग मतलब कोई महंगी ज्वेलरी आ गई, या सिल्क का क्लोथ आ गया, या फिर मतलब प्रीशियस स्टोन वगैरह लेकर आए। ठीक है। दिस इंक्लूड वेसल ऑफ अ सिल्वर, शाइनिंग बॉयज़, ब्यूटीफुल वुमेन, फाइन वाइन एंड फाइन क्लोथ। देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड है, वो क्या क्या गिफ्ट देते थे राजाओं को। जैसे कि सिल्वर के बर्तन हो गए, चांदी के बर्तन हो गए, और मतलब बहुत ही सुंदर अच्छे लड़के हो गए, सुंदर सुंदर औरतें हो गई, बहुत ही पुरानी और अच्छी वाइन हो गई। ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्लोथ हो गए। ठीक है। इस तरह की जो है वो राजा को व्यापारी लोग गिफ्ट दिया करते थे। अब है पंच मार्क कॉइन। मतलब पंच मार्क कॉइन जिसमें पंच का निशान हो, जिन सिक्कों पर घूंसों का निशान हो। ठीक है। देखिए ये देखिए इसमें यहाँ पर पिक्चर दिखा रखे हैं, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कुछ पंच दिखा रखे हैं इन्होंने। ठीक है। ये चलिए, punch mark coin were generally rectangular or a sometimes square and round in a shape, either cut out of the metal sheet or made out of flatter metal uh, globules। ठीक है। तो ये कहते हैं कि पंच मार्क कॉइन जो है वो ज़्यादातर कैसे होते थे शेप में, या तो रेक्टेंगुलर होते थे, या कभी कभी स्क्वायर होते थे, या कभी कभी राउंड में कटिंग होती थी, जिस तरह का ये दिखा रखा है पिक्चर में आपको। ठीक है ना। और ये किससे बने होते थे, ये मेटल शीट होती थी, काफ़ी बड़ी मेटल शीट होती होगी, तो उससे ये उसी मतलब साइज़ के और आकार के वो लोग काट लिया करते होंगे। ठीक है। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड। इन कॉइनों पे कुछ गुदा हुआ नहीं होता था, कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बट वर स्टैम्प्ड विद द सिंबल यूजिंग डाई और अ पंच। लेकिन इस पर जो है घूंसे का निशान या डाई से मतलब छपा होता था, या फिर घूंसे का निशान वो लोग छापते थे। ठीक है ना। हैंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन, और इसीलिए इन्हें पंच मार्क कॉइन कहा जाता था। दीज कॉइन्स आर फाउंड ओवर अ मोस्ट पार्ट ऑफ अ सब कॉन्टिनेंटल एंड remained in a circulation till the earlier century CE। तो ये जो है सब कॉन्टिनेंट के मतलब ज़्यादातर जो भागों में ये सारे जो कॉइन है ये पाए जाते थे। ठीक है।
coins. You may have noticed how wealth is a measure in a terms of coins in a story of a page 19. तो ये बता रहे कि आपको पेज 19 में आप स्टोरी में पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो है सिक्कों या नोटों के उसमें आपकी वेल्थ को नापा जाता है कि आप कितने अमीर हैं, आपके पास कितने पैसे हैं. आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड several थाउजेंड ऑफ अ कॉइन बिलोंगिंग टू दिस पीरियड. आर्कोलॉजी जो खोज करता है उनको इस पीरियड से रिलेटेड जो है हज़ारों कॉइन मिले हैं. द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर इन यूज फॉर अबाउट 400 ईयर्स वर पंच मार्क कॉइन. ठीक है, जो मतलब जो सबसे पहले मतलब 500 साल पहले जो भी वो सिक्के मिले थे वो कौन से थे? पंच मार्क कॉइन वाले सिक्के थे. ठीक है, जैसे कि आपने ये दिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जैसे कि आप ये नीचे ये देख रहे हो, इस तरह के सिक्के जो है आर्कोलॉजिस्ट को 500 ईयर्स एगो पहले मिले हैं. ठीक है, ये एक पोएम दे रखी है. ठीक है ना. अब सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस, मतलब उन शहरों में और क्या क्या होता था. वर वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ अ रीजन्स. लेट अस लुक एट द सैम्पल एग्जाम्पल ऑफ द मथुरा. तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है मथुरा का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाउन था. इस तरह से पहले भी जो है कुछ ऐसे छोटे छोटे मतलब कुछ एक से ऐसे इम्पोर्टेंट टाउन होते होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती होंगी. तो देखिए चलो आप देखते हैं कि मथुरा क्यों इम्पोर्टेंट था उस टाइम में. मथुरा हैज़ बीन अ इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर अ more than 2500 years. It was important because it was located at the crossroad of two major routes of travel and traders. ठीक है ना. फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट और फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, अभी कहते हैं मथुरा जो है कम से कम 2500 साल पहले बना था. और ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो है मथुरा उस जगह पे सिचुएटेड था जहाँ पर जो है दो रोड जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे. ठीक है ना. और वो दोनों रोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे किसके लिए? ट्रैवल के यात्रा करने के लिए और व्यापार करने के लिए. जैसे कि नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट को एक रूट जाता होगा और नॉर्थ से जो है साउथ को एक रूट जाता होगा. तो जब ये दोनों रूट एक दूसरे को क्रॉस करते होंगे उस क्रॉस पॉइंट पर जो है मथुरा सिचुएटेड था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट थी, व्यवस्था थी. ठीक है. देयर आर फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटीज़. ठीक है, अब ये फोर्टिफिकेशंस का मतलब होता है प्रांत, छोटे छोटे प्रांत. तो मतलब मथुरा के आसपास बहुत छोटे छोटे जो प्रांत बसे हुए थे. ठीक है ना. एंड सर्वर श्रीनीस मतलब होता है मंदिर. ठीक है ना, मठ मंदिर. फार्मर्स एंड हंटर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन दिस सिटीज़. ठीक है ना. और इस सिटीज़ में मतलब जो फार्मर और जो हर्डर्स आते थे, जो चरवाहे आते थे, वो जो है इस शहर में जो है लोगों को आते थे वो लोग, और लोगों को जो है फूड प्रोवाइड करते थे. जो भी इन्होंने प्रोड्यूस किया होता था और जो हर्डर्स ने इकट्ठा किया होता था वो आकर इन शहर के लोगों को वो फूड प्रोवाइड करते थे. ठीक है ना. Mathura was also a center where some extremely fine sculptures was produced. मथुरा इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट केंद्र है क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही ज़्यादा बारीकी से बने हुए जो है स्कल्पचर मतलब मूर्ति वगैरह यहाँ पर बनाई जाती थी बहुत ही अच्छे से. Around 2000 years ago, Mathura became a second capital of a कुशनास, अबाउट whom you will be read in a chapter 10. ठीक है ना. तो 2000 साल के बाद में क्या है, मथुरा जो है कुशनास की जो है क्या है सेकंड कैपिटल बन गई. ठीक है. मथुरा वाज एन आल्सो अ रिलीजियस सेंटर. मथुरा एक जो है धार्मिक केंद्र भी है. देर वर बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, जैन श्रीन्स एंड इट वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा. ठीक है ना. ये तो सबको पता है कि मथुरा में कृष्णा जी की बहुत की पूजा होती है क्योंकि वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वो उनकी जन्म स्थली है. तो उसके बाद में ये उस समय भी जो है एक धार्मिक केंद्र था जहाँ पर के जो भी जैन धर्म के मंदिर, जैनियों के मंदिर थे पाए गए थे, और जो बुद्ध के जो मोनास्ट्री होते हैं वो भी पाई गई थी. ठीक है. और यहाँ पर क्या है तो भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा का ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था. ठीक है ना. सर्वर इंस्क्रिप्शंस ऑन सरफेस सच एज अ स्टोन
स्लेव्स एंड अ स्टैच्यूट हैव बीन फाउंड इन मथुरा। ठीक है, अब ये बताता है कि मथुरा में जो है बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं, जो किस पे लिखे गए हैं, सरफेस पत्थर की एक शिला पर लिखे गए हैं, या स्टोन की स्लेब्स वगैरह होते हैं उन पर लिखे गए हैं, या स्टैचूज होते हैं, ठीक है, मूर्ति वगैरह होती है उन पर लिखे गए हैं। Generally, these are short inscriptions recording gift made by the man and something's woman to monastery and shrines। ये कहते हैं, ये इसका मतलब है कि ज़्यादातर जो है इंस्क्रिप्शन जो है बहुत छोटे छोटे हैं, जिनमें क्या लिखा हुआ है, क्या रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि जो है बहुत सारे मतलब आदमियों के द्वारा जो ना बहुत सारे गिफ्ट उपहार वगैरह दिए जाते थे, किन जिनमें से कभी कभी कुछ जो है औरतें भी होती थी जो उपहार देती थी, और वो किनको दिए जाते थे, जो मोनास्ट्री में जो मॉन्क वगैरह साधु वगैरह रहते थे, और मंदिरों को जो है गिफ्ट वगैरह उपहार वगैरह दिए जाते थे। किनके द्वारा दिए जाते थे, देखिए, दिस आर मेड बाय द किंग एंड क्वीन, ऑफिशल्स, मर्चेंट एंड क्राफ्ट पर्सन्स हु लिव्ड इन द सिटीज़। जो उस समय में उन शहरों में रहते थे, जैसे राजा रानी हो गए, उनके मंत्री हो गए, व्यापारी हो गए, और कारीगर वगैरह हो गए, जो उस शहर में वो जो लोग रहते थे, वही जो है उनके मोनास्ट्रीटों को और मंदिरों को जो है क्या देते थे, गिफ्ट वगैरह देते थे, जिनमें ज़्यादातर मैन शामिल थे, लेकिन कभी कभी क्या है औरतें भी जो है गिफ्ट वगैरह दिया करती थी। For instance, inscription from a Mathura mention goldsmith, blacksmith, weaver, basket makers, garland makers, और क्या है परफ्यूमर्स। अब जब मथुरा में कौन कौन लोग रहते थे जो गिफ्ट वगैरह दिया करते थे, जैसे कि इन्होंने बता रखा है इंस्क्रिप्शन में भी जो है इन लोगों के बारे में बता रखा है कि गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, और लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले, गारलैंड मतलब हार, फूल के हार बनाने वाले लोग, और परफ्यूम इत्र वगैरह बनाने वाले लोग जो है ये लोग भी रहते थे, जो कि गिफ्ट देते थे मंदिरों को और मोनास्ट्रीटों को। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स, ठीक है, कारीगरी और कारीगरी करने वाले। वी आल्सो हैव आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस फॉर क्राफ्ट। हमें जो है आर्कोलॉ क्राफ्ट के मतलब कारीगरी के भी जो है खोज आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस मिले हैं, मतलब खोजी एविडेंस सबूत मिले हैं खोज करने में। दिस इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नोन एज द नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेव। ठीक है, हमें जो है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ़ाइन पोट्री मिली है, मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले हैं, जो कि एक नॉर्थन मतलब नॉर्थ में मिले होंगे वो, तो इसलिए नॉर्थन नाम रख दिया। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वे मतलब उनके ऊपर ना ब्लैक जो है चमकदार एकदम पॉलिश हो रही थी उनके ऊपर। इस ठीक है, इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज़ जनरली फाउंड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंटल। देखिए मैंने बताया ना, इनका नाम इस पॉटरी का जो पॉटरी मिली है आर्कोलॉजिस्ट को, इन्होंने इसका नाम इसलिए नॉर्थन रखा है क्योंकि ये है सब कॉन्टिनेंटल के नॉर्थ पार्ट में जो है ये पाई गई है। ठीक है, रिमेंबर दैट द आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट मे नॉट हैव अ सर्वाइव्ड। देखिए अब इसमें बोल रखा है कि याद रखिए जो बहुत सारे खोजकर्ताओं को जो एविडेंस मिले हैं मतलब क्राफ्ट के, वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, वी नो फ्रॉम टेक्सेस दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ अ क्लोथ वर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हम जो है पहले पढ़ चुके हैं कि कपड़ा बनाना जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उस समय में। देयर वॉज अ फेमस सेंटर सच एज अ वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुराई इन द साउथ। ये मतलब कपड़ा जो है ज़्यादातर उस समय कहाँ बनाया जाता था, जो वाराणसी है, नॉर्थ में वाराणसी है, वो जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो था, सेंटर था कपड़ा बनाने के लिए। और साउथ में जो है मदुराई एक शहर है, वहाँ पर जो है कपड़ा बनाया जाता था। बोथ मैन एंड वुमेन वर्क इन दिस सेंटर। आदमी और औरत दोनों ही इन सेंटरों में काम किया करते थे। ठीक है, देखिए ये उस पॉटरी के बारे में एक छोटा सा टेक्स्ट दे रखा है, तो इसको चलिए पढ़ते हैं कि नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेव मतलब जो नॉर्थ में जो पॉटरी पाई गई थी वो एकदम काली और चमकदार पॉलिश से कोटेड थी, उस पर कोट करा रखा था ब्लैक और ब्लैक कलर की चमकदार पॉलिश का। ठीक है, इज़ अ हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुकिंग वर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस। द पॉटर यूज टू एक्सपोज द earthenware to very high temperature in his which result in the blacking of its outer surface, and fine black slip was also applied on this which gave the potter a mirror like shine। ठीक है,
तो इसमें यही बता रखा है कि ये एक जो है एकदम ब्लैक, इसका जो सरफेस है ऊपर का वो एकदम शाइनी है, एकदम ब्लैक है। और पॉटर ने जो है बहुत ज़्यादा मतलब इसको मट्टी को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे पकाया, उसके ऊपर फिर जो है ब्लैक कलर का शाइनी पॉलिश किया, इस तरह से पॉलिश किया कि जो ऊपर का जो उसका वो था सरफेस था वो एकदम मिरर की तरह चमक रहा था। Many craft person and a merchant are now formed association now as a शेष। देखिए बहुत सारे जो मतलब व्यापारी थे और जो क्राफ्ट पर्सन थे उन्होंने अब एक एसोसिएशन बना लिया था, मतलब एक संगठन बना लिया था, जिसको क्या कहा गया, श्रींस कहा गया, मतलब मंदिर कहा गई। These streams of a craft persons provided training, produce, procured raw material and distribution the finished product। ठीक है, तो इन जो श्रेणीज थे इन्होंने क्या है क्राफ्ट पर्सनों को क्या सिखाया कि इन्होंने जो है ट्रेनिंग दी कारीगरों को, क्या रॉ मटेरियल कैसे प्रोक्यूर करो, कैसे प्राप्त करो, और जो है फिनिश प्रोडक्ट को आप मार्केट में कैसे सप्लाई करो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो। और द श्रेणीज ऑफ अ मर्चेंट ऑर्गेनाइज्ड द ट्रेड। और जो श्रेणीज थे व्यापारियों के जो श्रेणीज थे वो क्या करते थे, वो उनके व्यापार को ऑर्गेनाइज करते थे। ठीक है, श्रेणीज आल्सो सर्व्ड एज अ बैंक वर रिच मैन एंड अ वुमेन डिपॉजिट मनी। ठीक है, श्रेणीज जो है बैंक का काम भी करते थे, जो कि आदमी और औरतों से पैसे को अपने पास डिपॉजिट कराते थे। ठीक है, जैसे आज के बैंक होते हैं ना, हम जाकर पैसा डिपॉजिट करते थे, ठीक ठीक इसी तरह से श्रेणीज जो थे वो यही काम करते थे कि जो औरत और आदमी होते थे उस समय के, वो पैसा वहाँ जाकर डिपॉजिट करते थे। दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वॉज रिटर्न टू और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज अ मोनास्ट्री। ठीक है ना, इसके बाद में जो उनको जो भी इनमें इन्वेस्ट करता था, मतलब जो भी इनमें पैसा लगाता था, तो उस वो क्या करते थे, वो उनको एक बदले में इंटरेस्ट दिया करते थे। ठीक है, ब्याज वगैरह दिया करते थे, और तो और जो भी उनको रिटर्न मिलता था उसके उसमें बैंक को जो भी श्रेणीज को जो भी कुछ पैसा मिलता था इस उसमें, तो वो रिलीजियस इंस्टीट्यूटों जैसे कि मोनास्ट्री वगैरह को सपोर्ट करने के लिए उनमें पैसा वो लगा दिया करते थे। ठीक है, देखिए मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। जो बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन थे और मर्चेंट थे उस समय में, उन्होंने एसोसिएशन एक संघ बना लिया था जिनको क्या कहा जाता था, श्रीज। ठीक ना, तो श्रीज जो है वो क्या करते थे, वो क्राफ्ट पर्सनों को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, कारीगरों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे कि आप रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदें और अपना जो फिनिश गुड, जो आपने जो फिनिश गुड बनाया है उसे आप कैसे बाज़ार में बेचो। उसी तरह से व्यापारियों के व्यापार को ऑर्गेनाइज करते थे। ठीक है ना, कि आपको यहाँ से लेकर आना है, यहाँ बेचना है, यहाँ अपना शॉप खोलना है, इन लोगों को बेचना है। ठीक है, इस कीमत पे बेचना है, किस तरह से बेचे वो सब। ठीक है, उसके बाद में जो है वो बैंक का काम भी करते थे, जहाँ पर औरत आदमी आकर के अपना पैसा डिपॉजिट करते थे और वो उसके एवज में उन्हें ब्याज दिया करते थे। और जो बैंक को उससे थोड़ी बहुत भी जो इनकम होती थी वो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे मोनास्ट्री वगैरह में वो जो उन पैसे को लगा दिया करते थे सपोर्ट के लिए। ठीक है, रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वेविंग, मतलब सूत काटना और कपड़े बुनने के रूल क्या थे। दीज रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र, ये जो नियम है ये अर्थशास्त्र से लिए गए हैं। मेंशन इन चैप्टर 8 दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वेविंग कुड बी डन इन अ वर्कशॉप अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि उस समय में जो है कैसे एक वर्कशॉप, एक दुकान के अंदर एक छोटी सी वर्कशॉप होती थी, फैक्ट्री वगैरह होती थी, वहाँ पर जो है कैसे कपड़े धागे को काटने का और कपड़े को बुनने का काम हुआ करता था। एक स्पेशल ऑफिसर, मतलब एक स्पेशल मंत्री वगैरह होता होगा राजा का, उसके सुपरविज़न में, उसके नेतृत्व में। ठीक है, widow young men who are differently abled, nuns, mothers of courtesans, retired women, servant of the king, women who have retired from service in a temple may be used for a processing wool, bark, कॉटन, हैम एंड अ फ्लैक्स। ठीक है ना, ये कहते हैं कि जो विधवा औरतें होती थी और जो जवान औरतें होती थी, ठीक है, जैसे कि नन हो गई, मदर ऑफ कोर्टसन्स हो गई, और रिटायर औरतें हो गई जो राजा के यहाँ जो काम करती थी, उन जब वो काम से मतलब उनको रिटायर हो गई, वो जब उनकी एज हो गई तो उन्हें हटा दिया गया। वो औरतें या फिर वुमेन जो औरतें हैं जो रिटायर फ्रॉम अ
सर्विस और टेम्पल, जो टेम्पल में काम करती थी, मंदिरों में काम करती थी और उन्हें अपने काम से अब हटा दिया गया क्योंकि उनकी एज हो गई है, वो औरतें, ठीक है ना। तो वो क्या काम करती थी, प्रोसेसिंग वूल, मतलब वूल को प्रोसेस करती थी, ऊन बनाती थी, बाग बनाती थी, कॉटन कॉटन बनाती, कॉटन हैम बनाती थी, मतलब पहले कॉटन जो है वो खेतों से तोड़ के लाती होंगी, फिर उन्हें साफ़ करती होंगी, फिर उन्हें चरखे पे चलाकर धागा बनाती होंगी, ठीक है। इस तरह के सारे काम इस तरह के कराए जाते थे उनसे। अदर सेकंड द शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वर्क। उन्हें जो है पे किया जाता था, यानी कि उन्हें पैसे दिए जाते थे, वेजेस दी, मजदूरी वगैरह दी जाती थी जिस तरह का वो काम करती थी, जिस क्वालिटी का, मतलब कितना अच्छा वो काम कर रही हैं और कितनी मात्रा में कर रही हैं, उसी हिसाब से उन्हें पैसे दिए जाते थे। वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर homes can send maid servant to bring a raw material from the superintendent and take the finished work with back to him। अब क्या है, जो औरतों को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, वो क्या है, जो मेल जो आदमी जो सर्वेंट होते थे उनको जो है उनसे रॉ मटेरियल मंगवा लिया करती थी सुपरिटेंडेंट से, और जो है अपने जो उन्होंने जो फिनिश काम कर किया होता था उसे उसी के हाथ ही सुपरिटेंडेंट को भिजवा दिया करती थी। मतलब women who can visit the workshop should go at down to give their work and receive their wages, ठीक है। जो वुमेन घर से बाहर जा सकती थी वो वर्कशॉप पे खुद जाती थी अपना काम लेने के लिए और पैसे लेने के लिए भी। देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क इन केस द सुपरिटेंडेंट लुक एट द वुमेन और टॉक अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क ही शुड बी पनिश्ड। तो वहाँ पर जो है, मतलब जहाँ वो काम करते थे वहाँ पर काफ़ी रोशनी होती होगी उस टाइम में, ठीक है ना। और जो सुपरिटेंडेंट है, अगर जो भी औरत वहाँ पर सुपरिटेंडेंट जो किसी भी औरत को देखता था और उसे उसके काम की बजाय कुछ और करने को कहता था तो उसे पनिश किया जाता था। मतलब गलत तरह का उनसे व्यवहार करता था, उनको काम ना दे करके गलत तरह का व्यवहार करता था तो उसको जो है पनिश भी किया जाता था। If woman does not complete her work, she will have to pay a fine and her thumbs can be cut off। अगर औरत अपना काम कंप्लीट नहीं करती थी तो उस पर फ़ाइन लगाया जाता था, फ़ाइन लिया जाता था, उससे जुर्माना लिया जाता था और उसके अंगूठे को कटवा दिया जाता था। देखिए कितना स्ट्रिक्ट रूल है। A closer look, Arikamedu। Fine, Arikamedu in a Pondicherry on a map 7 page 113। आप ये कहते हैं कि पौंडीचेरी में जो है अरिकामेदु है। आई रीड द बॉक्स ऑन अ रोम on a page 96 between 2200 years ago and 1900 years ago। Arikamedu was a coastal settlement where ships uploaded goods from the distant land। ठीक है, इसमें बता रखा है कि करीबन 2200 साल पहले से लेकर के 1900 के साल तक जो है कि अरिकामेदु एक बहुत ज़्यादा एक जो है कोस्टल सेटलमेंट थी, मतलब एक समुद्र के किनारे बसी हुई व्यवस्था थी, कोई शहर वगैरह था जहाँ पर जो है दूर दूर से जो है शिप आते थे और अपना सामान जो है वहाँ पर उतारा करते थे। अनलोडेड मतलब जहाज़ों से सामान उतारना, ठीक है। A massive brick structures which may have been a warehouse was found at a site। ठीक है, एक मैसिव, एक मतलब उल्टी सीधी मतलब तरह से जो है ईंटें लगा रखी हैं, एक स्ट्रक्चर मिला है वेयर हाउस का। वहाँ पर एक वेयर हाउस का एक स्ट्रक्चर मिला, वेयर हाउस मिला है उस जगह पर जहाँ पर वो जो जहाज आते होंगे अपना सामान उतार के वहाँ उस वेयर हाउस में रख दिया जाता होगा। अदर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन, मतलब और दूसरी चीज़ें पाई गई हैं जैसे कि मेडिटेरियन रीजन से आई हुई पॉटरी जैसे मिट्टी के घड़े वगैरह बर्तन वगैरह पाए गए हैं, ठीक है। सच एन एम्फोरस tall double handle jar that contain liquid such as wine or oil। देखिए कैसी पोट्री पाई गई है, एम्फोरर पाया गया है, एक सुराही की तरह पाया गया है। ये क्या है, एक सुराही की तरह होता है जिसमें दोनों साइड में हैंडल लगे होते हैं,
ठीक है ना। और उसमें क्या भरा जाता होगा, ज़्यादातर या तो वाइन भरी जाती होगी या ऑयल भरा जाता होगा। अनस्टम्प्ड रेड ग्लास पॉटरी, और जो है स्टैम्प मतलब उस पर जो है रेड ग्लास पॉटरी भी मिली है, मतलब लाल कलर की पेंटेड एक कोई बर्तन वगैरह भी मिला है, ठीक है। नोन एज अ एरिटाइन वर्क, एरिटाइन वेयर विच वाज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटालियन, ठीक है, इटली, ठीक है। तो ये जो रेड ग्लास पॉटरी मिली है इसे क्या है अर्टाइन वेयर बोला जाता था, जिसका नाम जो है किसकी विच वाज नेम्ड आफ्टर अ, जिसका जो है इटली जो शहर है उसके बाद इसका नाम पड़ा, ठीक है। दिस वाज मेड बाय द प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड मड, और इसके ऊपर जो है क्या लगाई गई थी, स्टैम्प्ड मड, मतलब जो मिट्टी की मोहर लगाई गई थी, गीली क्ले के ऊपर जो है मिट्टी की मोहर लगाई जाती थी। देयर वाज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वाज मेड लोकली, और यहाँ पर जो है और भी दूसरी पॉटरी मिली हैं जो लोकल वहीं के आसपास बनाई जाती होगी, ठीक है। थ्रो रोमन डिज़ाइंस वर यूज्ड, रोमन लैम्प, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट द साइड, और इस जगह पर जो है रोमन डिज़ाइन भी यूज़ किए गए हैं, रोमन लैम्प वगैरह भी पाई गई हैं, ठीक है। ग्लासवेयर भी पाया गया है, जेम्स मतलब पत्थर वगैरह भी पाए गए हैं रोमन के इस जगह पर। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वेट, wets used to dye cloth. There is a plenty of evidence for a making of a beads for semi-precious stone and glasses. यहाँ पर छोटे छोटे टैंक भी पाए गए हैं जहाँ पर क्या है, हो सकता है कि वहाँ पर जो है क्लोथ को रंगा जाता होगा, डाई किया जाता होगा, रंगा जाता होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो है सेमी प्रीशियस स्टोन भी पाए गए हैं, ग्लास भी पाए गए हैं, जिससे क्या है मोती वगैरह बनाए जाते होंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, ये देखिए ये तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पर इंस्क्रिप्शन कुछ लिखे गए हैं तमिल में, ठीक है। सर्वल पीस ऑफ अ पॉटरी हैव इंस्क्रिप्शन इन अ ब्राह्मी विच वाज यूज टू रिटर्न तमिल, ठीक है ना। कुछ जो पॉटरी ऐसी मिली हैं जिस पर क्या है ब्राह्मी में इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, और ये कहाँ लिखे गए हैं, ये तमिल में लिखे गए हैं, ठीक है ना। इनको लिखने के लिए तमिल का यूज़ किया गया है। एल्सवेयर, और क्या हो रहा था, ठीक है। फाइंड फाइंड रोम ऑन अ मैप 6, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द यूरोप, ये यूरोप की सबसे पुराने शहरों में से एक है। एंड डेवलप अराउंड द सेम टाइम्स एज अ सिटी इन द गंगा वैली, और ये सिटी जब ही डेवलप हुई थी जब गंगा वैली की सिटियाँ जो हैं डेवलप हुई थी। रोम वाज द कैपिटल ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, रोम एक जो है मतलब एक बहुत बड़े साम्राज्य की जो है रोम जो है कैपिटल थी, ठीक है। वन दैट हैज स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया, जो कि कहाँ तक फैली हुई थी, ये जो रोम है ये कहाँ तक, ये जो एम्पायर है, सॉरी लार्जेस्ट एम्पायर है, ये कहाँ तक फैला हुआ था, जो यूरोप जो है नॉर्थ अफ्रीका से लेकर के वेस्ट एशिया तक ये फैला हुआ था। अगस्तेसु वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्पायर, अगस्तेसु जो है इसका जो रोम था उसका जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण सम्राट था। हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर्स एगो, जो उसने के 2000 साल पहले राज किया था। सेड दैट ही फाउंड रोम इन अ सिटी ऑफ अ ब्रिक, उसने एंड मेड इनटू अ सिटी ऑफ अ मार्बल, उन्होंने कहा था कि मेरे को ओ उन्होंने बोला कि मुझे ये जो रोम सिटी है ये मुझे एक पत्थरों का शहर मिली थी, लेकिन मैंने इसे क्या है एक मार्बल का शहर बना दिया है। ही हैड लेटर रूलर बिल्ट टेम्पल एंड प्लेसेस, ये जो है एक ऐसा राजा बना था, मतलब ऐसा सम्राट था जिन्होंने क्या किया, बाद में जो है मंदिर भी बनाए थे और बहुत सारी मंदिर जैसी जगहें भी बनाई थी। दे आल्सो बिल्ट हग amphitheaters, open areas surrounded by the tiers of seats, where citizens could watch all kinds of shows, and a public bath with separate timing for men and women, where a people met and relaxed, ठीक है ना। इन्होंने जो है
बहुत सारे बहुत बड़े बड़े जो है एम्फी थिएटर्स भी बनाए गए थे, जो कि मतलब बीच में तो ओपन थे और चारों तरफ जो है टायर्स जो है उनसे चारों तरफ जो है टायर्स मतलब इस तरह से ऑल से घिरे हुए थे। और यहाँ पर जो है सीट वगैरह भी थी बना रखी थी बैठने के लिए, जहाँ पर जो लोग आते थे और सभी तरह के शोज़ वगैरह देखते थे। और पब्लिक भी आती थी, मतलब जो नहाती वगैरह होगी, यहाँ पर सेपरेट टाइमिंग थी, जैसे औरतों और आदमियों के लिए अलग अलग टाइमिंग थी, और लोग यहाँ पर आके बहुत ही आराम या रिलैक्स किया करते होंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। ओके, बाय।